यूनिट नंबर 4 उसको जो है मतलब क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वाली अपनी यूनिट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। देखिए क्वेश्चन बैंक में जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत व प्रक्रम। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है आणविक कैंची की तरह किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये डी वाला, ये पॉलीमरेज क्या करता है, कॉपी बनाता है और तीनों लाइगेज जोड़ता है। और दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखा है ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ओटी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पिता, जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल वर्ग। ठीक है ना, पॉल वर्ग इसका सही आंसर है। मेंडल किसके फादर हैं, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है, पॉल वर्ग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कृत्रिम रूप से पैदा किया गया प्रथम स्तनधारी क्लोन कौन है। तो विश्व में सबसे पहले आपको पता होगा डॉली भेड़। ये मैं जो है उसमें भी पढ़ा चुका हूँ प्रजनन वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में। ठीक है, उसमें भी दिया हुआ था ये डॉली। ये क्या है, ये एक भेड़ है, भेड़, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता कौन है। तो आपको पता है जेनेटिक इंजीनियर कौन है प्राकृतिक। इसका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही है एग्रोबैक्टीरियम और क्या है इसका, ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है इसका आंसर। जीवाणु भोजी नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, इकोलाई नहीं है। ठीक है, पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है। तो भैया ये तो बच्चा भी जानता है कि इसको किसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का ही तो करते हैं, टेक पॉलीमरेज का उपयोग काय में करते हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपराधियों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है। अपराधियों की पहचान करने में काय का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है किस किस का करते हैं अपन लोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करते हैं, डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी का करते हैं, जीन थेरेपी का करते हैं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, वैसे अगर इनमें से एग्जैक्ट पूछा जाए ना तो इसका सही आंसर तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये तीनों दे रखे हैं तो इसका सही अभी यहाँ पर कौन सा होगा, डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का डीएनए खंड यानी कि टीडीएनए सामान्य पौधों की कोशिकाओं में क्या रोग उत्पन्न करता है। ये आपको सभी को पता होगा इसका, तो क्या करता है, ट्यूमर बनाता है ये, अर्बुद। अर्बुद को ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डीएनए में संचित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने वाले लक्षणों के बनने को क्या कहते हैं, भावाकृति बोलते हैं, है ना, भावाकृति, भावाकृति, भाव आकृति। फिर से वही लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं इसलिए। मानव निर्मित इंसुलिन का क्या आंसर है, ये तो सभी पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है ह्यूमुलिन, ह्यूम्यूलिन। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, क्लोनिंग से वाले जीन भी उत्पन्न की संभावना होती है। तो क्लोनिंग से कौन से वाले, अवांछित जीन, अवांछित जीन भी उत्पन्न होने की संभावना होती है, क्योंकि क्लोनिंग करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है ना इसका। वाहक का क्या है, वाहक का एवं आसान होना चाहिए। क्या क्या आसान होना चाहिए, तो आपको पता है कि वाहक का विलगन और शुद्धिकरण। विलगन यानी कि उसको अलग करना बहुत आसान होना चाहिए और उसका शुद्धिकरण बहुत ही आसान होना चाहिए, शुद्धिकरण। तो पहले में भरेंगे विलगन, दूसरे में भरेंगे शुद्धिकरण। ठीक है, पांचवा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से ऐसे जीव भी उत्पादित किए जा सकते हैं जिनका जीनोटाइप सर्वथा नया हो। जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप, जिनका जीनोटाइप नया होगा ना, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं जीन वाहक का कार्य कौन करता है, तो इस टीआई प्लाज्मिड करता है ना, प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखिए NIF, निफ जो है कैसे कनेक्ट होगा आपका, सबसे देख लो इसको, जरा गौर से पढ़ लो इसको। ठीक है, निफ क्या है, इसमें देखा है पहले का सी है, देखो नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीव, निफ। ठीक है, बिलमट, बिलमट में आपको मैं सभी अभी से बता देता हूँ। बिलमट जो है ना वो कैसा है, डॉली। ठीक है, और जो लाइगेज है, लाइगेज वो क्या करता है आपको पता है, डीएनए को जोड़ता है, अभी मैंने बताया था। तोड़ने वाला एंडोन्यूक्लियस था, है ना। PBR 322 क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए या एक शब्द में उत्तर लिखिए।
पहला पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। ये तो सभी जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन REATION, ठीक है। पीसीआर, RT-PCR कराते हैं ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी भी जीव में गड़बड़ी वाले जीन की सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं शायद इसको अपन लोग, जीन चिकित्सा। क्या लिख सकते हैं अपन लोग? जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीटी कपास में किस जीवाणु का जीन स्थानांतरित किया गया था? तो बीटी कपास में आपको सबको पता है किस जीवाणु का करते हैं, वही बीटी का फॉर्म क्या होता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस, या आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ने वाला क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पड़ने पर एक जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि तेजू के पापा के जूते, अभी लिखो, तेजू के पापा के जूते, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, सेम है। अब देखते हैं, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? इसको मतलब क्या बोलते हैं? सेम टू सेम फोटोकॉपी बनना, मतलब कि क्लोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को क्या कहते हैं? ये देखो, वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक का क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से है कि लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए आपको पता है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये कट कहाँ पे लगाता है? एक जो है एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है, अंदर से लगाता है, और ठीक है ना, इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोला जाता है, आणविक कैंची। दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती है। अरे ये तो उत्तर ही है इसका। दूसरा, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है? तो टेक पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय होता है। ये टेक पॉलीमरेज क्या है मैं बताता हूँ, एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। एक्चुअली ये बैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया होता है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? तीसरा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मैं बताता हूँ आपको, आनुवंशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की तकनीक को ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। यानी कि डीएनए में या फिर आरएनए में कुछ फेरबदल करने की तकनीक को ही आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये तो सिंपल है यार, वे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं, ठीक है ना, और वो बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? अरे ये भी बहुत ईजी है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो न्यूक्लियस समूह का आता है, जो डीएनए और डीएनए के समीप स्थित प्रतिबंधित स्थल को काट देता है। कुल मिलाकर अगर कोई तुमसे पूछे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये जो है डीएनए के खंडों को तोड़ देता है, ठीक है ना। ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है। कौन सा? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को आपस में तोड़ता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को आपस में तोड़ता है। अब देखते हैं वाहक क्या है। अगला क्वेश्चन, वेक्टर। भैया वाहक क्या होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, वाहक डीएनए के अणु होते हैं जो क्लोन किए जाने वाले डीएनए इंसर्ट के लिए वाहक का कार्य करते हैं। यानी वेक्टर, जैसे मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? वो भी डीएनए के अणु होते हैं, पर उसमें जो अपन अपनी मर्जी से दूसरा डीएनए जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये होते हैं। जैसे कि वेक्टर किसी उपयुक्त अतिथेय कोशिका में, अतिथेय कोशिका मतलब होता है मतलब किसी नई सेल में, ठीक है, नई सेल में स्वप्रतिकृति कर सकते हैं।
मैं मान के चलो, अगर मेरे को कुछ बनवाना, इंसुलिन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे को इंसुलिन बनवाना है तो इंसुलिन वाले जो जीन होंगे वो जो उनको मैं क्या करूँगा, न्यूक्लियोटाइड को इसके साथ, इस वेक्टर के साथ जोड़ के प्लाज्मिड के साथ और बैक्टीरिया में जो है इंसर्ट करवा दूंगा, वहाँ पर भी कॉपी करते जाएंगे, रेप्लिकेट होते जाएंगे और जो है इंसुलिन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वाहक के 4 लक्षण लिखिए, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वाहक के 4 लक्षण देखो, पहला, वाहक का जो आमाप हो, मतलब आमाप मतलब साइज, जो वेक्टर का साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इसमें 1 या 2 आनुवंशिक चिन्हक होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चिन्ह होना चाहिए जिससे पता चल सके कि भैया कहाँ पर हमको जो है ऐड करना है इसको, नए डीएनए को। ठीक है, दूसरा, इसका पृथक्करण तथा शोधन सरल होना चाहिए और सुविधाजनक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिससे सरलतापूर्वक जो नई कोशिका है उसमें जो है इसको डाला जा सके। चौथा, इसकी जो कॉपी करने की जो क्षमता है ना वो बहुत स्पीडली होनी चाहिए, मतलब बहुत ही तुरंत जो है प्रतिकृति बनाता हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्लाज्मिड द्विसूत्री सर्कुलर डीएनए अणु होते हैं जिनमें स्वप्रतिकृति एवं प्रेषण की क्षमता पाई जाती है। अधिकांश जीवाणुओं में प्लाज्मिड पाए जाते हैं परंतु इनकी कॉपी संख्या में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई बैक्टीरिया की सेल है और इस बैक्टीरिया की सेल में आपको पता होगा कि एक डीएनए तो वो होता है जो उसका जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है ना, लेकिन उसके क्रोमोसोम में पाया जाता है वो वाला, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब वो जो है जिसमें क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है ना, वही जो है प्लाज्मिड होता है। उसी को अपन लोग के लिए जाने जाते हैं, वेक्टर के रूप में यूज कर लेते हैं क्योंकि ये कॉपी बना सकता है अपनी। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का। देखिए, फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोग लिखिए। फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के पहला उपयोग लिखो, इसके द्वारा फसलों में स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण पैदा करने की काफ़ी सहायता मिलती है। पहला मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले गुण पैदा हो सकते हैं। दूसरा, इससे पौधों में स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, मतलब पौधे रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर खुद ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तीसरा, इसके द्वारा पौधों की जंगली प्रजातियों से जीन प्राप्त करके उन्हें फसली पौधों में रूपांतरित किया जाता है जिससे उनमें कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो। यानी कि जंगली पौधों से उनके जीन निकालकर अपन फसली पौधों में लगा दें तो जंगली पौधे चूँकि कीड़े मकोड़ों से बचे रहते हैं, उनमें प्रतिरोधकता होती है, वही प्रतिरोधकता अपने फसली पौधों में भी डेवलप हो जाएगी। तो ये 3 इसके हो गए उपयोग। अब देखते हैं प्लाज्मिड डीएनए तथा गुणसूत्री डीएनए में अंतर लिखिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो कर लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए प्लाज्मिड डीएनए, मैंने अभी बताया था, एक तरफ लिख लीजिए गुणसूत्रीय डीएनए। मैंने बताया था ना कि जो बैक्टीरिया के अंदर 2 प्रकार का डीएनए होता है, एक क्रोमोसोम के अंदर होता है, एक प्लाज्मिड होता है। तो देखो प्लाज्मिड डीएनए का साइज जो है ना वो छोटा होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है ना गुणसूत्रीय डीएनए का, चूँकि इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा, जीवाणु के जीवित होने के लिए प्लाज्मिड डीएनए का होना जरूरी नहीं है कि ये होगा तभी जीवाणु जीवित होगा, नहीं, बट ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो जीवाणु जीवित ही नहीं रह पाएगा, ये ज़रूरी है। तीसरा, इनकी संख्या में 1 से सैकड़ों तक होती है, ठीक है ना, मतलब ये 1 से लेकर एक सेल में कईयों 100 तक, हज़ारों तक हो सकते हैं, लेकिन ये एक कोशिका में 1 ही होता है, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है ना, ये देखो प्लाज्मिड डीएनए, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होते हैं इनमें, एंटीबायोटिक के प्रतिरोधकता के जीन इनमें उपस्थित होते हैं, पर इनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के जीन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें रेप्लिकेशन कोशिका विभाजन के साथ साथ अन्य समय पर भी हो सकता है, लेकिन इनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही होता है और कभी नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। बायोरिएक्टर, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि बायोरिएक्टर कैसे होते हैं। बायोरिएक्टर स्टेनलेस स्टील के बने बेलनाकार और बड़े बड़े पत्र होते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट जीन का उत्पाद कोशिकाओं के संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से प्राप्त किए जाने वाला बायोरिएक्टर जो होता है ना वो बिलोडन हॉज बायोरिएक्टर कहलाता है। इसमें माध्यम को अच्छी तरह से मिलाने के लिए एक मजबूत बिलोडक के साथ साथ
ताप नियंत्रण, पीएच नियंत्रण, फॉर्म नियंत्रण की भी सुविधा होती है। एक बहुत बड़ा संयंत्र होता है, इसमें विलोडक लगा रहता है, दंड विलोडक, जिससे उसको हिलाते रहते हैं, ठीक है। और बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी उपलब्ध कराता है। ऐसे मान के चलो हमको जो भी बनाना है लैब उसके फैक्ट्री के अंदर, तो ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यही मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीआई प्लाज्मिड क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसकी क्या उपयोगिता है। टीआई प्लाज्मिड मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो टीआई का मतलब होता है ट्यूमिफेसियंस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसे बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये इस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है टीआई प्लाज्मिड। अब मैं तुमको बताता हूँ, ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है ना, द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात ट्यूमर का निर्माण को अभिप्रेरित करता है, यानी कि ट्यूमर बनाता है। पर इसकी उपयोगिता क्या होती है, देखो मैं बताऊँ। टीआई प्लाज्मिड को ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, क्योंकि ये ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसे पोषक कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जाता है। टीआई प्लाज्मिड जीवाणुओं के उग्रभेदों में पाया जाता है तथा पादप कोशिका में ट्यूमर उत्पन्न करता है। इस प्लाज्मिड का सिर्फ एक छोटा सा भाग ही, जिसको टीडीएनए बोलते हैं, वो पादप कोशिका के जीनोम में समावेशित हो जाता है। इसलिए इसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसको। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। आज इस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड में उपस्थित प्राकृतिक तंत्र का उपयोगी जीनों को स्थानांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को, टीआई प्लाज्मिड को एक जगह से, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में महत्वपूर्ण क्लोनिंग भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें इस प्रकार के फेरबदल किए गए जिससे यह पौधों के लिए रोगकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य को लाभकारी अर्थात वांछित जीनों के विभिन्न प्रकार के पौधे पहुंचाने में, स्थानांतरित करने में सक्षम है। कुल मिला के ये है कि टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग करके अपन लोग जैसी फसल चाहते हैं ना, वैसी फसल ले सकते हैं। प्रतिरोधकता उत्पन्न कर जाती है इससे। जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। जीन क्लोनिंग देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्या है, कई उपयोगी आनुवंशिक गुणों को इस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो जीन क्लोनिंग के माध्यम से अपन लोग ले सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दूसरा, इस तकनीक का इस्तेमाल करके कई बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है इस तकनीक से। तीसरा, कई प्रकार की दवाइयों का संश्लेषण इस विधि से किया जाता है। और चौथा, यूजेनिक्स में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर लिखिए। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो एक्सोन्यूक्लियस एक साइड लिख लो, एक साइड एंडोन्यूक्लियस लिख लो, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करते हैं अपन लोग। एक्सोन्यूक्लियस क्या है, डीएनए खंडों को सिरों से काटता है। कहाँ से काटता है, सिरों से। ये डीएनए खंडों को अंदर से काटता है, बीच में से काटता है, ठीक है, बीच में से एक पर्टिकुलर। इसकी एक्सोन्यूक्लियस की क्रिया के लिए 3' या फिर 5' चाहिए, क्योंकि सिरों से काटता है ना, आवश्यकता होती है। सर्कुलर डीएनए को नहीं काट सकता ये। इसके लिए क्या होता है, 3 और 5' की आवश्यकता नहीं होती, और ये सर्कुलर डीएनए को भी काट सकता है, सर्कुलर को भी काट सकता है, ठीक है ना, काट सकता है ना। अब देखते हैं अपन लोग इसमें एक्सोन्यूक्लियस वाले में। एक्सोन्यूक्लियस वाले में देखो कि इसकी क्रिया के बाद एकल न्यूक्लियोटाइड मुक्त करते हैं। मतलब ये अगर तोड़ देगा इसको, बाहर से टूटता है तो एकल न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना, सिंगल एकल न्यूक्लियोटाइड मुक्त होते हैं। इसके बाद क्या होता है, लेकिन एंडोन्यूक्लियस काटेगा तो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड निकलेंगे, नहीं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड निकल सकते हैं ये, क्योंकि ये बीच में से खंड खंड कर देता है ना। अब देखो ये प्राय अविशिष्ट होते हैं। एंडोन्यूक्लियस बहुत ही स्पेशल होते हैं, पर्टिकुलर जगह पे काटते हैं, ठीक है। उदाहरण देखो इसका, एक्सोन्यूक्लियस का इको R1 ये एंडोन्यूक्लियस का वो है एग्जाम्पल, इको R1 ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोग लिखिए, ठीक है वही लिखते हैं। क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला रोग निरोध में देखो भाई, रोग निरोध का सबसे सुविधाजनक और प्रभावी तरीका है टीकों का उपयोग करना। तो ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी की वजह से ही, इंजीनियरिंग की वजह से ही बन रहे हैं। दूसरा देखो रोग निदान, अगर रोग हो भी गया है तो उसका निदान हो जाता चाहिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सहायता से रोग निदान की नई प्रभावकारी विधियाँ विकसित की गई हैं, जैसे कि प्रोब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी,
है ना। तीसरा देखो रोग उपचार। अगर रोग उपचार में अनेक पदार्थों और औषधियों का उपयोग होता है जो पादप कोशिका संवर्धन से, सूक्ष्म जीवों से, जंतु कोशिका से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब कुल मिला के रोग का अगर उपचार भी किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 है, रोग निरोध, रोग निदान, रोग उपचार। ठीक है, अब देखते हैं अगला, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। देखे भाई, जीन बैंक, तो जीन बैंक आपको पता होगा किसके लिए प्रयोग में लाते हैं। देखो, जीवों के जीन को संश्लेषित करने की अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को जीन बैंक कहते हैं। कैसे, जीवों के जीन को संश्लेषित अवस्था में ही संरक्षित कर लेना, संरक्षित करने वाली ऐसी किसी स्थान या संस्था को क्या बोलते हैं, जीन बैंक। इसका महत्व क्या है, देखो पहला महत्व तो ये है, यहाँ पर जीनों के रूप में जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है ना। दूसरा, जो संरक्षित जीनों हैं उनके द्वारा दुर्लभ जीवों के डीएनए को संरक्षित किया जाता है। तीसरा है, जीन के द्वारा नई नई उन्नतशील जातियाँ तैयार की जा सकती हैं। चौथा है, संरक्षित जीन पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण किए जा सकते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रैक्टिकल किए जा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों में जीन गन की भूमिका निभाई है। ओहो, जीन गन का मैंने बताया था कि यह विधि पादप कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। इस विधि में क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन के अति सूक्ष्म डीएनए से विलोपित जो कण होते हैं ना, उनको उच्च वेग के साथ प्रवाह बमबारी कराई जाती है, जो कोशिकाओं में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, ये जीन गन का महत्व है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की महत्ता और उसके 3 उपयोग लिखिए। ये तो अभी बता दिया था कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग क्या है। इसके द्वारा उच्च वर्गों के जीवों के विटामिन, एंटीबायोटिक, हार्मोन सबको कोड किया जा सकता है और इनसे संश्लेषित डीएनए तथा जीवाणुओं को प्रतिस्थापित करने हेतु किया जाता है। इस विधि का उपयोग करके मानव इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन नाम से संश्लेषित किया भी गया है। ठीक है, इसके देखो क्या क्या हुआ है। पहला देखो औद्योगिक उसमें है ना। दूसरा देखो जीन संरचना में परिवर्तन। तीसरा देखो चिकित्सीय उपयोग। चौथा देखो कृषि में उपयोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया का जरूरत नहीं पड़ेगी आज की डेट में, है ना। तो ये जो है इसके उपयोग थे। अब देखो पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व और उपयोग लिखिए। देखो, इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक रोगों को भ्रूण अवस्था में पता लगाया जा सकता है। दूसरा, इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार के पुनर्योगज वैक्सीनों का विकास किया जा सकता है, वैक्सीन बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आज बन भी रही हैं। और ठीक है, इस तकनीक के द्वारा विभिन्न हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन जैसे इंटरफेरॉन, विटामिन का भी औद्योगिक स्तर पर निर्माण हो रहा है। इस तकनीक द्वारा उत्कृष्ट किस्म की एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है। इस किस्म के द्वारा वांछित जीनों को प्रवेश कराकर हम अपनी मर्जी की फसल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी अपना हो गया। अब देखते हैं अगला चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो है कि मानव निर्मित अन्न है। तो देखो ट्रिटिकम, पाइसम, गन्ना नहीं, ट्रिटिकेल, ये गन्ने की एक उसकी आम गेहूँ की एक प्रजाति है ट्रिटिकल, वो मानव निर्मित वो है। सोनेरा 64 और लारूज 64A पादप किस की प्रजाति हैं, ये है गेहूँ की। ठीक है ना। संकरण के समय फूल से कली से पुंकेसरों को उठाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग विपुंसन, इमैस्कुलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि संकर ज़्यादातर जनक से ओजस्वी होते हैं क्यों होते हैं, संकर ओज की वजह से। ठीक है ना, कमज़ोर होते हैं नहीं, संकर ओज होते हैं इसलिए। क्वेश्चन देखते हैं, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है वो तो आपको पता है कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसको पहले भी पढ़ चुके हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से। क्या है आपका ये रहा लास्ट वाले में, इकोलाई से नहीं, बैसिलस तुरंजिनस तो बीटी होता है, इसे इकोआर1, एग्रोबैक्टीरियम रेजिनिस नहीं, इससे भी नहीं। इसका आंसर है सही, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस थे। बीटी टॉक्सिन क्या है इसका, अरे ये बीटी वाला मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आता है पेपर में। ठीक है ना, बीटी टॉक्सिन आपको पता है बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, ये बाह्यकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए एक प्रशासकीय अज्ञात पत्र लाइसेंस है, क्या है। अच्छा, ये तो दूसरा है, पहला देखते हैं।
देश के जैविक संसाधनों की चोरी, डकैती या गैर कानूनी दोहन को क्या बोलते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, बायो पेटेंट और बायो पायरेसी आप लोग पढ़ के जाना, इसको बोलते हैं बायो पायरेसी, क्योंकि इसको जैविक चोरी भी बोलते हैं। भैया किसी दूसरे का प्रोडक्ट है और गैर कानूनी बिना उसके पूछे तुम लोग उसको सेल किए जा रहे हो उसका परमिशन लेके, तो ये तो बायो पायरेसी हुई ना, ठीक है। अब देखते हैं जो दूसरा वाला रिक्त स्थान है वो क्या है? जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रशासकीय ऑफिशियल, तो ये बायो पेटेंट है। दूसरे वाले में बायो पेटेंट है। बायो पेटेंट जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे जो बासमती चावल का पेटेंट एक अमेरिकन कंपनी ने करवा लिया था पहले, फिर उसको है ना ये बायो पायरेसी करवाया था। तीसरा, जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक क्या है? तो भैया ये तो सभी बता देंगे, इसको क्या बोलेंगे? जैव अणु बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल, जीवित द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो, ठीक है ना। चौथा देखिए, मानकों का एक समूह है जिसे हमारे कार्य जैविक संसार के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। जैव आचार संहिता, क्या? जैव आचार संहिता, इसमें भरेंगे जैव आचार संहिता मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग हमारे कार्यों तथा जैविक संसार के बीच संबंधों को नियंत्रित करने में होता है। अब देखते हैं लास्ट वाली जो रिक्त स्थान है, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बोलते हैं GMO। और GMO का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली M फॉर मॉडिफाइड, गाड़ी मॉडिफाई कराते हैं ना अपन लोग, मॉडिफाइड, O फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। देखो एंटीबायोटिक्स, तो आपको पता है एंटीबायोटिक्स कैसे मिलाएंगे अपन लोग? एस बॉक्समैन, स्ट्रेप्टोकोकस बॉक्समैन, ठीक है। ह्यूमुलिन, ये मानव इंसुलिन है, ठीक है, डी से मिलाएंगे इसको। और ये जो अपना बायोपायरेसी है, जैव अणु तथा जीन की चोरी, ये बायोपायरेसी के अंतर्गत। इंटरफेरॉन, ये क्या है? विषाणुरोधी प्रोटीन, ठीक है। अब देखो एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। भाई साहब ये तंबाकू हुई थी, तंबाकू ट्रांसजेनिक फसल। दूसरा, बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है? यानी बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये कौन सी होती है? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन कौन बनाता है? क्राइजीन, ठीक है। अब देखते हैं मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? ये तो मैं 3-4 बार बता चुका हूँ आपको, अभी बताया था। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमुलिन, है ना। अब देखते हैं निफ जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? भैया ये नाइट्रोजन वो करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं किस में? राइजोबियम में। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दाल कुल वाले पौधे, यानी कि कौन से होते हैं दाल कुल वाले? सोलेनेसी फैमिली। दाल कुल वाले फैमिली जो होती है ना, जैसे चने वगैरह, उनकी जड़ों में स्वतंत्र रूप से, सहजीवी रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराते हैं। स्वतंत्र वाला कौन है? एजोटोबैक्टर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। रोजी, ट्रांसजेनिक जो गाय बनी थी, रोजी गाय बनाई थी, ठीक है ना। अब देखते हैं आप लोग कि मानव इंसुलिन की दोनों चेन किस बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, सल्फाइड बंध द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो जीएम फसल को संक्षेप में समझाइए। तो जीएम फसलें क्या होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। देखो ऐसी फसलें हैं जिनमें अन्य प्रजातियों के उपयोग जीन पाए जाते हैं, उन्हें आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से बनाया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक फसलें या जीएम फसल कहते हैं। दूसरा, दोष मुक्त कृषि किसे कहते हैं? खेती को आधुनिकतम प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, उसे कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है इसमें बिना केमिकल के आप लोग उसको कर रहे हो, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। कार्बनिक खेती क्या है? इसका क्या आधार होता है? अभी मैंने बताया था वही। देखो कार्बनिक खेती क्या होती है? खेती की आधुनिक प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन में रसायनों का बिल्कुल बहिष्कार किया जाता है, उसको कृषि खेती, कार्बनिक खेती, दोष मुक्त खेती कहते हैं। और कार्बनिक कृषि में केवल वही चीज़ें उपयोग की जाती हैं जो जो बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनका विखंडन आसानी से हो जाए, ठीक है ना। कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। जीन लाइब्रेरी या जीन बैंक क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वह स्थान जहाँ पर जीन या आनुवंशिक पदार्थ को इकट्ठा करा जाता है, अभी मैंने बता दिया था ना, तो उसको जीन बैंक बोलते हैं।
देखो इसे तैयार करने के लिए आपको पता है ना, जीन बैंक तैयार करने के लिए पौधों को का इनविट्रो संग्रहण किया जाता है तथा जंतुओं का स्पर्म या अंडों को फ्रीज करके रखा जाता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। स्टेम सेल प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? देखो, जीन अभियांत्रिकी एवं क्लोनीकरण के एक नए क्षेत्र को जन्म दिया गया है जिसका नाम है कोशिका सेल थेरेपी, CNT बोलते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। देखो, इसके अंतर्गत ऐसी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है जिनमें वृद्धि, विभाजन और विभेदन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और सर्वप्रथम रक्त बनाने वाले ऊतकों को इस चिकित्सा का प्रयोग शुरू किया गया था। जैसे बोन मैरो से प्राप्त कोशिकाएं जो होती है ना, उनको स्टेम सेल बोलते हैं। उनमें क्या होता है, बहुत ही मतलब स्पीड से ग्रो करती हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी का मतलब, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि स्टेम सेल तथा इससे संबंधित तकनीक को प्रयोग करके पूरी जो है मनुष्य में जो है रोगों का अध्ययन करना तथा उन रोगों को दूर करना, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला कि पारजीनी जीवाणु क्या है, उदाहरण द्वारा बताइए। पारजीनी जीवाणु, देखो, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनकी जीन संरचना में वांछित परिवर्तन किया जा चुका होता है, उनको पारजीनी जीवाणु कहते हैं। उदाहरण, जीवाणु के एक प्लाज्मिड में अनेक जीन को छोड़कर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया, इसके क्लोन बनाकर समुद्री जीवाणु में प्रवेश करा दिए गए। इस प्रकार बना गया रिकॉम्बिनेंट DNA जीवाणु समुद्र की सतह से तेल साफ करने में उपयोगी साबित हुआ, ठीक है। अब देखते हैं बायोपायरेसी क्या है, उदाहरण देखकर समझाइए। देखो भैया, बायोपायरेसी वाला क्वेश्चन मैं आज भी तुमको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आता भी है, ठीक है। लिखो, पेटेंट जैविक संसाधनों का बिना उचित अनुमति के या बिना सरकारी परमिशन के उनका उपयोग करना और उनको बेचना, ये बायोपायरेसी या जैव चोरी कहलाता है। बहुराष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है ना, वो दूसरे संगठनों द्वारा किसी देश या उससे संबंधित लोगों की अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का बिना किसी संपूरक भुगतान के या कम भुगतान करके मतलब उनको बेचना बायोपायरेसी कहलाता है। उदाहरण क्या है, देखो, भारत में हजारों सालों से नीम की छाल का प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक अमेरिकन कंपनी ने नीम का पेटेंट करा लिया था, जिसका अर्थ यह है कि अब जो भी व्यक्ति भारतवर्ष में कहीं का भी नीम का उपयोग करेगा उसे कंपनी को कुछ ना कुछ भुगतान करना ही पड़ेगा। यदि वह व्यक्ति चुपचाप बिना किसी भुगतान के नीम का प्रयोग करेगा या कर रहा है तो बायोपायरेसी के अंतर्गत कराया जाएगा वो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि गोल्डन राइस क्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। देखो, गोल्डन राइस क्या है। गोल्डन राइस चावल को आनुवंशिक रूपांतरित प्रजाति है। इसमें डैफोडिल नामक पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया से प्राप्त ट्रांसजीन उपस्थित होते हैं। बीटा कैरोटीन इसमें बहुत मात्रा में होता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। ये विटामिन ए से परिपूर्ण होते हैं। कौन सी? विटामिन ए से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि रतौंधी नामक जो रोग होता है ना, उसको दूर करने में आप लोग जो है गोल्डन राइस दे सकते हो। अब देखते हैं क्राई प्रोटीन क्या है। मृदा जीवाणु बैसिलस तुरिंजिएंसिस से कुछ विभेद करके एक प्रकार के प्रोटीन के क्रिस्टल निकाले जाते हैं जिन्हें क्राई प्रोटीन कहते हैं। क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन, मतलब मैं आपको बताऊं, जो बीटी का मतलब होता है बैसिलस तुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया से जो बीटी टॉक्सिन निकाला जाता है उसी को क्राई प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, फॉरेंसिक विज्ञान क्या है। फॉरेंसिक विज्ञान में DNA फिंगरप्रिंटिंग विधि को समझाइए। ये अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, फॉरेंसिक साइंस का मतलब होता है अपराध विज्ञान। यह एक अप्लाइड साइंस है। इसमें अपराधियों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों, सिद्धांत व तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपराध स्थल से कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे ब्लड, बॉडी का फ्लूइड, हेयर या फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट। इसके आधार पर जो है अपराधी की पहचान करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, DNA फिंगरप्रिंटिंग में यही तो होते हैं। देखो, कुछ स्टेप्स हैं। देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के शरीर की कोशिका, रक्त के धब्बों, बाल की जड़ों, इनकी सहायता से पहचाना जाता है। इन सैंपल को एंडोन्यूक्लियस की सहायता से मतलब पचाया जाता है। फिर क्या करते हैं, इसके बाद DNA को क्षारीय विलयन से उपचारित करके इकहरी श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है। सिंगल उसकी श्रृंखला बनाई जाती है। फिर उसके उपरांत DNA को बफर संतृप्त फिल्टर पेपर द्वारा छाना जाता है। फिर इस DNA को पेपर टॉवेल के ऊपर रखा जाता है और उस नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रखा जाता है। इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली रखने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर इस पर वजन रख दिया जाता है, आधी किलो का वजन।
इससे क्या होता है, डीएनए अणु को अपने अंदर बाधित कर लेती है नाइट्रोसेल्यूलोज की भित्ति। फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की इस झिल्ली में को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं। इसका फिर रेडियोग्राफ तैयार किया जाता है और रेडियोग्राफ मिलाने के बाद फिर इसको मैच किया जाता है। अगर उससे मिल रहा है तो ये जो पेशेंट जो मतलब अपराधी यही है, और नहीं मिल रहा है तो अपराधी नहीं है। अब देखते हैं पारजीवी जीवाणु क्या है। मैंने अभी बता दिया था कि वे जीवाणु जिनकी संरचना में वांछित परिवर्तन करके उनका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है पारजीवी जीवाणु कहलाते हैं। जैसे मानव निर्मित इंसुलिन निर्माण करने के लिए एक जीवाणु ई कोलाई द्वारा किया जाता है कि नहीं, तो ये पारजीवी जीवाणु ही तो है। अब देखते हैं आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के लाभ और हानि। ये अच्छा क्वेश्चन है, इन्हें तुलनात्मक भेद करना है। देखो क्या है, सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। देखो पहला है कि सूखा, ठंड, ताप आदि के प्रति जो है सहनशीलता आ जाती है पौधों में। दूसरा, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों से कम सहायता होना। तीसरा क्या है, रासायनिक पीड़कनाशों पर कम निर्भरता होना, है ना, अब कम जो है केमिकल छिड़कने पड़ेंगे। चौथा, मृदा से खनिजों के दक्षतापूर्वक अवशोषण की क्षमता। चौथा जो है, पांचवा जो है जो उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी हानि। देखो पहली हानि क्या है, ये देखना, जितना कहते हैं ना कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, है ना, बून और एक कर्स। भाई साहब, जितना साइंस जो है अपनी मतलब अपन फायदे का है ना, उतना नुकसान का भी है। डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। देखो अभी इसकी हानियाँ देखते हैं। पहली हानि है, इस प्रकार की फसलों से लोगों में क्या हो जाती है, एलर्जी उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, इस प्रकार आनुवंशिक रूपांतरित फसलों से बहुत महंगी पड़ती हैं। ये सस्ती नहीं होती, बहुत महंगी पड़ती हैं, और ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसलिए छोटे किसान पर हर बार रूपांतरित फसलों के बीज नहीं खरीद सकते। इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों के बीज उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं होती, इसे किसानों को प्रत्येक बार नए बीज खरीदने ही पड़ेंगे, है ना। चौथा, ये फसल वन्य संबंधियों परागकणों के माध्यम से आनुवंशिक रूप से प्रदूषण उत्पन्न कर सकती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, जीन मैनिपुलेशन। देखो जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाइए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग इसको पहले जो मैंने वीडियो में बताया है वो आप अच्छे से सुनना जरा, फिर भी बता देता हूँ। ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जीन का पृथक्करण किया जाता है। चूंकि मानव जीनोम में इंसुलिन के जीन को खोजकर निकालने का लंबा समय लगता है, इसे बचाने के लिए इंसुलिन उत्पन्न करने वाले बीटा कोशिकाओं से एमआरएनए को निकालकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से उसे पूरक डीएनए में रूपांतरित करते हैं। इस प्रकार इंसुलिन जीन को एक डीएनए प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले जीन का पृथक्करण करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर का निर्माण। जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है ना, उसमें इसको डालते हैं, जोड़ देते हैं। इंसुलिन जीन के डीएनए को प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 में संविष्ट करा के इसमें स्थित पेनिसिलेज जीन के माध्यम से इंसुलिन जीन के डीएनए को संवेशित किया जाता है। अब देखते हैं संवेशित करने के बाद क्या करता है, जीन क्लोनिंग करते हैं। जीवाणु के अंदर प्लाज्मिड की सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, जिससे बहुत सारी कॉपी बन जाती है। 20 मिनट में बहुत ज़्यादा विभाजन हो जाता है। इंसुलिन का फिर उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं, जीवाणुओं को इंसुलिन उत्पादन हेतु आवश्यक अनुकूलितम दशाओं में रखा जाता है, और यह प्रक्रिया जो है बड़े लेवल पर अपनाई जाती है, फिर जो है इंसुलिन बन जाता है। फिर वास्तव में उपयुक्त विधि द्वारा प्राप्त इंसुलिन का प्रीकर्सर प्रो इंसुलिन प्राप्त होता है। फिर विशिष्ट एंजाइम द्वारा इसको मतलब पॉलीपेप्टाइडों को विशिष्ट स्थानों से काट के इंसुलिन प्राप्त कर लेते हैं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है, किस प्रकार कार्य करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है न्यूक्लियस टाइप का, जो डीएनए को मतलब बीच में से काटता है, एक पर्टिकुलर साइट पर से काटता है। ठीक है ना, जो डीएनए अनुक्रम की लंबाई का निरीक्षण करने के बाद कार्य करता है। जब ये अपनी विशिष्ट अनुक्रम को पहचान लेता है ना, तभी काटता है। सो कौन सा बॉन्ड काटता है, ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, शर्करा और फॉस्फेट बॉन्ड को। ठीक है, स्टेम सेल कोशिका तकनीक को समझाइए। स्टेम सेल कोशिका तकनीक मैंने अभी तुमको बता दिया था इससे पहले। इंटरफेरॉन क्या है, ये भी मैं इस जो चैप्टर अपने बताया था ना, रोग मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाले में करवा चुका हूँ। इंटरफेरॉन क्या है, विषाणुरोधी प्रोटीन है, जो है उसमें प्रयोग की जाती है। अगर किसी पर्सन को एक बार वायरस का अफेक्ट हो चुका है तो उनकी बॉडी में उसके विरुद्ध जो है इंटरफेरॉन बन चुके होते हैं।
ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अल्फा इंटरफेरॉन ये 5 प्रकार की प्रोटीन का बना होता है ना। दूसरा बीटा इंटरफेरॉन ये संवर्धन माध्यम में आरएनए के प्रेरण से बनाए जाते हैं, इन्हें फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन भी कहते हैं। गामा इंटरफेरॉन ये प्रतिजन द्वारा उत्प्रेरित लिम्फोसाइट द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीन उपचार विधि का उपयोग भ्रूण उपचार में किस प्रकार किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया भ्रूण में कैसे करते हैं जीन उपचार विधि का। देखो, जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जाता है। उनमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीन चिकित्सा का सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, 1990 में 4 वर्षीय जो बालिका थी उसमें किया गया था एडीए की कमी को, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस विधि क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस विधि क्या है, इसके उपयोग लिखिए। देखो, आरएनए इंटरफेरेंस वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आ सकता है। देखो क्या है इसका, इसमें देखा है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आरएनए में कुछ काट छांट करना, जैसे तुम लोग जानते होंगे अपन ने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि यह तकनीक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए द्वारा अनुलेखन से बने एमआरएनए को मौनीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब एमआरएनए को वो दबा देती है, एमआरएनए को वो दबाकरण मतलब इंटरफेरेंस कर देती है, उसमें मौनीकरण हो जाने से उसको दबा देती है, अर्थात लक्ष्य जीन का उत्पादन नहीं बनता है तथा प्रक्रिया रुक जाती है। एमआरएनए के पूरक आरएनए का स्रोत आरएनए जीनोम है ना। जैसे इस विधि में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि यह जीवाणु वांछित डीएनए खंड को पोषक में प्रविष्ट करा देता है। इसके द्वारा पोषक कोशिकाओं में सेंस और एंटीसेंस 2 प्रकार के एमआरएनए का निर्माण होता है। यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपस में जुड़कर एक आरएनए का अंतरक्षेप प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार लक्ष्य जीन के एमआरएनए का मौनीकरण हो जाता है तथा उत्पाद के अभाव में पोषक पौधे की कोशिकाओं पर परजीवी जीवित नहीं रह पाता, इसलिए इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, यानी कि आरएनए का इंटरफेरेंस करना। भैया जो है लक्ष्य कोशिका का आरएनए था ना उसको दबा दिया गया, ठीक है ना। अपन ने जो डाला था ना वो वाला जो है आरएनए काम कर